इस एपिसोड की शुरुआत में हम एसएस टज़ू और उनके सभी डिसेबल्स को ही देखते हैं जो कि उस मैप के मुताबिक आगे बढ़ते हुए एक डिजर्ट वाले एरिया में आ चुके थे जहाँ पे चारों तरफ रेत ही रेत मौजूद थी और दूर दूर तक उन्हें वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो लोग वहाँ पे ऑक्टोपस चैम्बर के हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो अचानक से उस रेगिस्तान में एक रेत का तूफान आने लगा था जिसने देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े टोर्नेडो का रूप ले लिया था। ये एक तरह का प्रोटेक्टिव बैरियर था जो कि वहाँ पे आने वाले लोगों को रोका करता था। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो टोर्नेडो वहाँ पे बड़ा हो रहा था वहाँ पे धीरे धीरे थंडर लाइटिंग भी गिरने लगी थी जिसके चलते तो वहाँ पे सभी के लिए कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया था। तभी बने करो वहाँ पे सबसे चलकर जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है यहाँ पे तो चारों तरफ रेत ही रेत मौजूद है, इवन मेरे लिए तो अब यहाँ पे अपनी आंखें खोल पाना भी मुश्किल हो रहा है। ऑक्टोपस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि इतना बड़ा नाम है, आखिर उन लोगों ने अपना हेडक्वार्टर किसी घटिया एरिया में ही क्यों बनाया। वहीं बने करो की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एसएस टज़ू वहाँ पे कोड लोग के साथ उसी टोर्नेडो की तरफ देखते हैं जिसकी तरफ देखते हुए एसएस टज़ू ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को भी समन कर लिया था, जिसे समन करने के बाद वो अपनी फिंगर को एक जरा सा झटका देते हुए कहते हैं डिस्ट्रॉय, और उनके ऐसा कहते ही उनकी डिवाइन एनर्जी सीधे जाकर वहाँ पे टोर्नेडो के साथ जा टकराती है जिसकी टकराते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था और उस एनर्जी ब्लास्ट ने वहाँ पे उठ रहे तूफान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते अब वहाँ पे एसएस टज़ू के साथ साथ बाकी सभी को भी आगे का नजारा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो देखकर मिचू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है तो अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि ऑक्टोपस चैम्बर ने अपना हेडक्वार्टर यहाँ पे ही क्यों बनाया होगा। ऐसे रेतीली इलाके में सोने को ढूंढना और भी ज्यादा आसान काम होता है और ये भी हो सकता है इस रेतीली इलाके में हमें कोई बहुत बड़ा खजाना भी मिल जाए। ये अमीर लोग तो वाकई अपना पैसा कैसे बढ़ाना है अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं भी उनका पैसा लूटने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। और ये कहते हुए मिचू ने तो वहाँ पे दो स्टोरी बैग्स को भी बाहर निकाल लिया था, जो देखकर बनने करो और बाकी सभी उसे आंखें बड़े देखे जा रहे थे। कहा वो सभी लोग ऑक्टोपस चैम्बर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे, लेकिन वो बिजनेस लेडी तो अभी तक भी वहाँ पे पैसों को इकट्ठा करने के सपने ले रही थी, जो देखकर एसएस टज़ू वहाँ पे कोल्टून में अपने सभी डिसेबल से कहते हैं चलो अब आगे बढ़ो। और एसएस टज़ू के ऐसा कहते वो सभी लोग चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ पे आगे बढ़ते हुए एसएस टज़ू को वहाँ पे ये भी एहसास हो गया था कि कोई यहाँ पे दूर से ही उनके ऊपर नजर रखे हुए है, लेकिन एसएस टज़ू उसे वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चुपचाप अपने सभी डिसेबल्स को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, रमेश चंद सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि उसी डिजर्ट वाले एरिया के अंदर ही मौजूद था और उसी सिटी के अंदर मौजूद था ऑक्टोपस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंशन है जो कि पूरी सिटी के ऊपर राज कर रहा था। उसके बाद हमें वहाँ पे ऑक्टोपस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सोल्जर आकर अपने मास्टर को खबर देते हुए बताता है कि हमारे भेजे हुए सभी के सभी वॉरियर्स कहीं अचानक से लापता हो गए हैं। असल में ऑक्टोपस चैम्बर के लीडर ने टियालेन सेट को खत्म करने के लिए जिन वॉरियर्स को भेजा था वो सभी की सभी मारे जा चुके थे, इसलिए उन लोगों के साथ इनका राब्ता नहीं हो पा रहा था। और जब ये बात बेचारा वो सोल्जर अपने लीडर को बताता है तो वो लीडर जो कि बिल्कुल चूहे की तरह दिखाई दे रहा था, वो सीधा अपने सोल्जर के ऊपर ही भड़कते हुए कहता है कि आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, कहाँ गए वो सभी के सभी कामचोर, और क्या मतलब है कि तुम्हारा उनके साथ राब्ता नहीं हो पा रहा। मैंने इतने सारे लोगों को टियालेन सेट को खत्म करने के लिए भेजा था तो क्या उनमें से कोई भी एक वापस नहीं आ पाया, तुम सभी की सभी ही निकम्मे हो। मैं तो सोच रहा था कि आज मुझे टियालेन सेट के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो मेरे अपने ही लोग लापता हो चुके हैं। अब मैं इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस को क्या जवाब दूंगा। और ये कहते हुए अचानक से उस लीडर की नजर अपने दूसरे सोल्जर के ऊपर पड़ती है जो कि उस लीडर को वहाँ पे हवा दे रहा था। वो अपना सारा गुस्सा वहाँ पे बेचारे उस सोल्जर के ऊपर निकालते हुए कहता है कि ये तुम कैसे निकम्मों की तरह काम कर रहे हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुझे बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही। अब अगर तुम्हारे हाथ जरा सा भी रुके तो मैं तुम्हारे दोनों हाथों को कटवा दूंगा। अब ये धमकी सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे उस सोल्जर ने भी जल्दी जल्दी अपने हाथों को चलाना शुरू कर दिया था, लेकिन ऐसा करते हुए अचानक से उसे वहाँ पे छींक आ जाती है। ये तो अच्छा था कि उस चूहे मास्टर के डन उस तरफ नहीं किया था, वरना अब तक तो वो बेचारे उस सोल्जर की जान ही ले चुका होता। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि बेचारे उन दोनों ही सोल्जर ने जल्दी जल्दी अपने हाथों को चलाना शुरू कर दिया था, पर उसके बावजूद भी चूहे मास्टर को वहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी कि वो अपने हाथों से भी खुद को हवा दे रहा था और साथ ही साथ वहाँ पे खुद से ही बातें करते हुए कह रहा था इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस ने पहली बार मुझे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम दिया जिसे अगर मैं पूरा करने में कामयाब हो जाता हूँ तो हो सकता है वो मुझे इस घटिया गर्भ इलाके से भी कहीं और ट्रांसफर कर दे। और ये कहकर वो चूहा मास्टर वहाँ पे इस पूरे इलाके को गाली देते हुए कहता है इस घटिया इलाके में तो मैं बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका हूँ, यहाँ से बाहर निकलने के लिए टियालेन सेट तो क्या मैं पूरे के पूरे नाइट्रेलम तक को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो चूहा मास्टर वहाँ पे अपने पसीने साफ करने लगा था, लेकिन जब वो अपने पसीने साफ करते हुए अपने दोनों सोल्जर्स को देखता है तो वो दोनों खड़े खड़े ही वहाँ पे सो चुके थे, जो देखकर वो मास्टर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है तुम सभी के सभी ही निकम्मे हो, तुमसे अब मुझे पंखा भी नहीं दिया जा रहा। अब उस टकले मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उन दोनों ने भी घबराते हुए जल्दी से वहाँ पे अपने मास्टर को एक बार फिर से हवा देनी शुरू कर दी थी, जो देखकर वो टकला चूहा मास्टर अपनी जगह पे खड़ा होकर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहता है अब मुझे हवा देना बंद करो और जल्दी से अपने साथियों के बारे में जाकर पता लगाओ और जितना जल्दी हो सके टियालेन सेट के लोगों को ढूंढते हुए उन सभी को खत्म कर दो। अब ये टकला चूहा मास्टर बोना भी था, तो अब इसके टोटल 3 नाम हो गए, बोना, टकला, चूहा मास्टर। वहीं अपने बोने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके दोनों सोल्जर्स भी
वहाँ पे। नामे अपने सर हिलाते हुए अपने मन में कहते हैं कि बॉस भी ना, हमें लगता है कि अपने साथ साथ हमें भी मरवा देंगे। और ये कहकर वो दोनों भी वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए उस पहले वाले सोल्जर को भी अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगे थे टियानन सेट के लोगों को खत्म करने के लिए। हालांकि वो तीसरा वाला सोल्जर तो वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने साथियों के लापता हो जाने की वजह से काफी ज्यादा डरा हुआ था। पर वो दोनों सोल्जर्स फिर भी जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाते हैं, जिनके जाते ही वो बोना मास्टर वहाँ पे आगे की प्लानिंग करने लगा था कि वो कैसे खुद को इस घटिया एरिया से बाहर निकाल सके। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस एक तरह की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सभी 9 रियल्म्स के साथ साथ पूरे डीप यूनिवर्स के ऊपर भी कंट्रोल करती है। इवन इन सभी रियल्म्स और डीप यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस की मर्जी की वजह से ही होता है। लेकिन जब से टियानन सेट ने 9 रियल्म के अंदर अपने कदम रखे हैं तो सब कुछ इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस की मर्जी के खिलाफ ही हो रहा था। इसलिए अब वो कुछ भी करके टियानन सेट को अपने रास्ते से साफ करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए ऑक्टोपस चैम्बर के लीडर को ये टास्क दिया गया था। अब ये तो थी अभी की कहानी, लेकिन एंजियर टियानन सेट के साथ भी इनका काफी ज्यादा पुराना पंगा था, जिसके बारे में हमें आने वाले एपिसोड्स के अंदर जानने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को स्पिरिट हॉल पैलेस के बारे में पता चल चुका होगा। तो अब आते हैं अपनी मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जहाँ अभी वो बोना मास्टर अपनी आगे की प्लानिंग कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो कि उस बोने मास्टर से कहता है कि तुम्हें टियानन सेट के लोगों को ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद तुम्हारी शाचंग सिटी में आ चुके हैं। ये आवाज सुनकर जब वो टकला पलट कर पीछे देखता है तो उसकी नजर वहाँ पे एक और ओल्ड मास्टर के ऊपर पड़ती है जो कि बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसी के सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था, जिसे देखकर वो मोना मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और एक्साइटेड होते हुए उस दूसरे मास्टर से कहता है, अगर ऐसी बात है तो आने दो उन्हें, मैं खुद उनका स्वागत करूंगा। मेरे पास डार्क मटेरियल से बना हुआ मेरा सीक्रेट ट्रायल अभी भी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं सो कॉल्ड पावरफुल कल्टीवेटर ज़ू यांग की स्पिरिट को रिफाइन करूंगा, जिसने तुम्हारे पूरे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस की नाक में दम कर रखा है। लेकिन मैं भला उनके यहाँ पे आने का इंतजार क्यों करूं, मैं अभी खुद ही चाह करे ज़ू यांग को उसके सभी डिसेबल्स के साथ ही खत्म कर देता हूँ, जिसके साथ ही तुम्हारी इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का मिशन भी पूरा हो जाएगा। और ये कहकर वो बोना मास्टर जल्दी से वहाँ पे ज़ू यांग को खत्म करने के लिए जाने लगा था। एक तो इसकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है, ऊपर से इसका दिमाग भी बहुत ज्यादा छोटा है, जो कि खुद मौत को मारने की बात कर रहा था। लेकिन अभी वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो दूसरे वाला ओल्ड मास्टर वहाँ पे उस बोने मास्टर को रोकते हुए कहता है, रुको, तुम तो क्या इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी ज़ू यांग को नहीं मार सकता, क्योंकि उसे मारा जा ही नहीं सकता। अगर उसे मारा जा सकता होता तो हमारे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस ये काम बहुत समय पहले ही कर चुका होता। अब उस मास्टर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो बोना मास्टर वहाँ पे गुस्से से पागल होने लगा था। इवन गुस्से की वजह से वहाँ पे उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी थी और वो अचानक से ही पलट कर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उस मास्टर से कहता है, अब आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो और क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस ने तो हमें ये मिशन दिया था कि हमें ज़ू यांग के साथ साथ उसके सभी डिसेबल्स को खत्म करना होगा, और अब जब मैं उन्हें खत्म करने के लिए जा रहा हूँ तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि ज़ू यांग को मारा ही नहीं जा सकता। इवन वो बोना मास्टर इतने ज्यादा गुस्से से चिल्ला रहा था कि हम देखते हैं कि उसकी धूप तक भी बाहर गिरने लगी थी, जबकि वो बोना मास्टर तो लगातार वहाँ पे गुस्से से चिल्लाए जा रहा था। वो सोल मास्टर से कहता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? क्या तुम्हारी इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस ने हमें सीक्रेट तरीके के साथ मैसेज नहीं पहुंचाया था कि हमें जितना जल्दी हो सके टियानन सेट को खत्म करना होगा? उसे मारने के लिए मेरे न जाने कितने ही लोग लापता हो गए, और अब तुम यहाँ पे आकर कह रहे हो कि ज़ू यांग को मारा ही नहीं जा सकता। मुझे जल्दी से इसकी एक्सप्लेनेशन दो, वरना कहीं मैं यहाँ पे तुम्हारी ही जान न ले लूं। और ये कहकर तो उस बोने मास्टर ने वहाँ पे उस इमॉर्टल मास्टर को गालियां देने शुरू कर दी थी, जिसे वो इमॉर्टल मास्टर वहाँ पे एक स्माइल के साथ इग्नोर करते हुए उस बोने मास्टर से कहता है, मेरे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस ने ज़ू यांग को नहीं बल्कि टियानन सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था, इसलिए तुम्हें इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस की तरफ से जो भी ऑर्डर मिला है उसे पूरा करो, और अगर तुम उसे पूरा कर देते हो तो तुम्हें इतना ज्यादा फायदा होगा कि उसके बारे में तुमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सोचा होगा। उस इमॉर्टल मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बोना मास्टर भी वहाँ पे खुद को शांत करवाते हुए उससे कहता है, ओके ठीक है, मुझे मंजूर है। उस बोने मास्टर कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वो इमॉर्टल मास्टर वहाँ पे एक ही झटके के साथ टेलीपोर्ट होते हुए उसके पास आके खड़ा हो गया था, और वहाँ से जाने से पहले सीरियस होते हुए वहाँ पे उस बोने मास्टर से कहता है कि जहाँ पे हमने तुम्हें सीक्रेट पैगाम भेजा था और तुमसे कसम खिलवाई थी, उस जगह को जितना ज्यादा हो सके सेफ रखना, खासतौर पर उस ज़ू यांग से। और ये कहते हुए वो इमॉर्टल मास्टर वहाँ पे एक ही झटके के साथ गायब हो गया था, जिसके जाते ही वो बोना मास्टर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ज़ू यांग में ऐसी कौन सी खास बात है जो पूरा का पूरा इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पहले से उससे डरा हुआ है? भले ही सभी लोग उससे डरते रहे, लेकिन मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। खैर उसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हमें शाहजहां की एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑक्टोपस चैम्बर के लोग गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हुए जबरदस्ती उनसे काम करवा रहे थे। इवन लगातार काम करने की वजह से हम देखते हैं कि उन सभी की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उनकी हड्डियां तक नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए काम किए जा रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन कमजोरी की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा स्लो हो गया था, जिसे देखकर ऑक्टोपस चैम्बर के कल्टीवेटर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, जल्दी जल्दी काम करो, हम तुम्हारे नौकर नहीं है कि यहाँ पे तुम्हारे लिए रुके रहे। और ये कहकर वो सोल्जर अचानक से ही अपने हंटर का इस्तेमाल करते हुए बेचारे उस इंसान
को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जो कि ऑलरेडी कमजोरी की वजह से वहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ चल रहा था। और जैसे ही वो हंटर आकर उसे लगता है तो वो सीधा नीचे जमीन पे ही गिर गया था, जिसके चलते बेचारा वो पर्सन जिस बॉक्स को उठा के ले जा रहा था वो पूरा का पूरा बॉक्स भी नीचे गिर गया था, जिसके साथ ही उसके अंदर रखे हुए सभी की सभी क्रिस्टल्स भी नीचे गिर चुके थे। जो देखकर तो बेचारा वो पर्सन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो वहाँ पे अपनी परवाह न करते हुए जल्दी से आगे बढ़कर उन क्रिस्टल्स को उठाकर जल्दी से दोबारा उस बॉक्स के अंदर डालने लगा था, लेकिन तब तक वो सोल्जर वहाँ पे ये सब देख चुका था। वो जल्दी से आगे बढ़कर उस पर्सन को बहुत ही गुस्से के साथ मारते हुए उससे कहता है, तुम निकम्मे कहीं के, तुमसे कोई भी काम सही तरीके के साथ नहीं होता। और ये कहकर तो वो सोल्जर लगातार वहाँ पे उसे किक पे किक मारने लगा था, जिसके चलते बेचारा वो पर्सन वहाँ पे और भी ज्यादा घायल होता चला जा रहा था। जो देखकर वो जल्दी से वहाँ पे उसका पाँव पकड़ते हुए उससे कहता है, प्लीज इमोर्टल मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। जो देखकर तो ऑक्टोपस चैम्बर का वो सोल्जर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुम घटिया कीड़े कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की, अब तो तुम्हें मरना ही होगा, वैसे भी अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे। और ये कहकर उस सोल्जर ने वहाँ पे उस पर्सन को खत्म करने के लिए अपने वेपन को भी बाहर निकाल लिया था, जिसे निकालते भी वो वहाँ पे कमीनी स्मेल के साथ वहाँ पे उस पर्सन से कहता है, चलो अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस पर्सन को मारने की कोशिश करता है तो अचानक से ही वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ फैंग का फ्लेम स्पीयर आकर उनके बीच में गिरता है। इवन अपने स्पीयर के साथ साथ फैंग भी वहाँ पे आ गया था, जहाँ पे उसके स्पीयर के गिरते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से ऑक्टोपस चैम्बर का वो सोल्जर वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरा था, जिसके साथ ही उस सोल्जर की हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और तभी फैंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने स्पीयर के ऊपर लैंड करते हुए उससे कहता है कि मैंने सुना था कि अभी लोग बहुत ही ज्यादा घटिया होते हैं, और आज तुम्हें इस तरह से गरीब के ऊपर अत्याचार करते हुए देखकर मैंने देख भी लिया कि मैंने जो कुछ भी सुना था वो बिल्कुल ठीक था, तुम अमीर लोग वाकई बहुत ज्यादा घटिया होते हो। और ये कहकर फैंग अचानक ही वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को जीने का कोई भी हक नहीं है। फैंग की ये बात सुनकर वो सोल्जर भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है, बच्चे तुम जानते भी हो तुम कहाँ पे आकर किसको धमकी दे रहे हो, ये हमारे ऑक्टोपस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टेरिटरी है, और मैं हूँ ऑक्टोपस चैम्बर के एक महान सोल्जर, जिसे धमकी देकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। अब तुम भी इन गाँव वालों के साथ मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन अभी बेचारा वो सोल्जर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट हो रहा महसूस होता है, जिसे महसूस करके वो सोल्जर वहाँ पे घबराते हुए ऊपर देखता है, जहाँ ऊपर उसे अपनी मौत यानी ऐसे तजू यंग दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ही वो एक पल के लिए वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था। लेकिन तब तक उसके सभी साथी भी वहाँ पे आ चुके थे, जिन्हें देखकर उसे भी वहाँ पे थोड़ा हौसला आ चुका था, और वो जल्दी से अपने सभी साथियों को वहाँ पे फैंग के ऊपर हमला करने का आदेश दे देता है। जहाँ उस सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उन सभी सोल्जर्स ने भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर फैंग को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन जब वो सभी वहाँ पे फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो फैंग ने वहाँ पे अपने स्पीयर की मदद से वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ जोर जोर से घूमना शुरू कर दिया था, जिसके चलते जो कोई भी वहाँ पे फैंग के क्लोज आ रहा था वो वहाँ पे फैंग की लात खाते हुए पीछे गिरता चला जा रहा था। और देखते ही देखते फैंग ने अकेले वहाँ पे उन सभी को उठाकर पीछे फेंक दिया था, जिसके बाद फैंग वहाँ पे इस पहले वाले सोल्जर के पास आकर बहुत ही एटीट्यूड के साथ उससे कहता है, तुम्हारे क्लैन के बाप का बाप टियानसेट यहाँ पे आ चुका है, तो अब जल्दी से जल्दी अपने सभी ड्रेस लाकर हमारे हवाले कर दो, इससे पहले कि हम तुम सभी को यहाँ पे मौत के घाट उतार दे। लेकिन अभी फैंग वहाँ पे इसी तरह से उन सभी को धमकी दे ही रहा था कि तभी मेचू वहाँ पे आगे बढ़कर उसे रोकते हुए कहती है, फिल्मी डायलॉग बोलना बंद करो, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है, तुम सब कुछ खुद ही क्यों नहीं ले लेते, वो सभी तो ऑलरेडी नीचे जमीन पे धूल चाट रहे हैं। और ये कहते हुए मेचू जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक बॉक्स के पास आ जाती है, जिसे खोलकर उसने वहाँ पे सारे ट्रेस को अपने स्टोरी बैग के अंदर भरना शुरू कर दिया था। जबकि सटजू तो वहाँ पे समझ चुके थे कि ये काम थोड़ा लंबा चलने वाला है, इसलिए वो तो वहाँ पे अपने हेल गोड वाले सिंहासन को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर बैठ चुके थे। जबकि निंगयू जो कि वहाँ पे उन सभी क्रिस्टल्स को बहुत ही गौर से देख रही थी, वो भी वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, रिंग हाई क्रिस्टल 9 सोल जेड है, इवन इनके अंदर तो डिवाइन मैरो तक भी मौजूद है, ये सभी के सभी मटेरियल तो वाकई बहुत ज्यादा खास है, इन सारे के सारे ड्रेस को तो दुनिया में बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है और इन्हें ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। जबकि यहाँ पे तो ये सब वापिर मिकदार में मौजूद है, जैसे ये सभी ड्रेस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आम हो। और इसी बीच हम देखते हैं कि लीना और बाकी सभी भी वहाँ पे ड्रेस बॉक्स को खाली करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिंगजुई वहाँ पे रिनजुई और हाउसियान से कहती है, तुम सभी सावधान रहना, हो सकता है यहाँ पे कोई और भी खतरा हो, तो उन ड्रेस को लेते समय फुल चौकन्ना में रहना। लिंगजुई की ये बात सुनकर लीना वहाँ पे एक और ड्रेस बॉक्स को खाली करते हुए उससे कहती है कि मेरे ख्याल से अभी हम लोगों को यहाँ पे इन सभी ड्रेस बॉक्स को पूरी तरह से खाली करने के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। और ये कहकर लीना वहाँ पे इस बॉक्स को हिला हिला कर चेक करने लगी थी, जो देखकर फैंग वहाँ पे दौड़कर उसके पास जाते हुए कहता है कि रुको रुको, मैं इस बॉक्स को पूरी तरह से खाली करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। अब इस तरह वो सभी लोग वहाँ पे उन ड्रेस को इकट्ठा करने में लग चुके थे। जबकि लियो जैन वहाँ पे ये सब देखकर स्माइल करते हुए वहाँ पे डोंगमी से कहता है, ये ड्रेस अगर यहाँ पे इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद है तो जरूर इन्हें यहाँ पे किसी जगह से मायने करके निकाला जा रहा होगा, यानी कि इन सभी ड्रेस का कोई न कोई घर भी होगा जहाँ पे इससे भी ज्यादा मात्रा में ड्रेस मौजूद होंगे। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो घर सामने ही
होना चाहिए, पर इससे आगे ल्यूजियन वहाँ पे और कुछ भी कह पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि डोंगमी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उस टेरा हाउस को तलाश करने के लिए आगे बढ़ गया था। जहाँ आगे बढ़ते हुए वहाँ पे ल्यूजियन को चिढ़ाकर उससे कहता है, इस बात उन सभी टेरास को पहले मैं ही हासिल करूंगा। और ये कहते हुए डोंगमी ने वहाँ पे अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जो देखकर ल्यूजियन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी अचानक से वहाँ पे अपनी थंडर लाइटिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ डोंगमी के पीछे उस टायर हाउस की तलाश में निकल गया था। जबकि उन सभी लोगों को वहाँ पे इस तरह से ऑक्टोपस चैम्बर के ट्रैश को लूटते हुए देखकर तो लेडी मार्था जॉन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सभी इन ट्रैश को ऐसे लूट रहे हैं कि जैसे ये सब इनके लिए बहुत ही ज्यादा आम बात हो। वो वहाँ पे अपना ही सर पीटते हुए कहती है कि आखिर ये सब लोग ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, जैसे इन सभी ट्रैश के ऊपर ऑक्टोपस चैम्बर का नहीं बल्कि इन सभी का हक है। और ये कहकर वो वहाँ पे ऐसा टजू की तरफ देखते हुए कहती है, ओटियान सेट के लीडर को तो देखो कितने ज्यादा आराम से बैठे हुए हैं, जैसे इन्हें इस सब की कोई परवाह ही नहीं है। मुझे लगता है इनके लिए सबक को हौसला भी इन्हीं से ही मिलता होगा। और ये कहते कहते ही अचानक से लेडी मार्था जॉन के दिमाग में एक सवाल आता है और वो खुद से ही कहती है, क्या जितने ऐसे तजू के सबस ताकतवर है, मैं भी कभी उस लेवल तक पहुंच पाऊंगी? अगर मुझे भी उन सभी की तरह ताकतवर होना है तो उसका तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं भी ऐसे तजू की डिसेबल बन जाऊं, और उसके लिए मुझे ऐसे तजू का विश्वास जीतना होगा। ये सब सोचकर हम देखते हैं कि अचानक से लेडी मार्था जॉन के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए निंग्यू से कहती है कि मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। अब लेडी मार्था जॉन भी टियालन सेट के डिसेबल्स के साथ मिलकर काम करने लगी थी, लेकिन इस बीच ऑक्टोपस चैम्बर के सभी सोल्जर्स दोबारा खुद को संभालते हुए अपनी अपनी जगह पे खड़े हो चुके थे। और अब की बात उन सभी ने गुस्से से वहाँ पे अपने अपने वेपन्स को बाहर निकालते हुए उन्हें भी वहाँ पे एक्टिवेट कर लिया था, जिन्हें एक्टिवेट करने के बाद उनका लीडर वहाँ पे सतजुयाम को धमकी देते हुए कहता है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सामने ही हमारे ऑक्टोपस चैम्बर के ट्रैश को लूटने की? इसके लिए तो अब हम तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले। वो सोल्जर की ये धमकी सुनकर फैंग जो सबसे आगे था, वो अपने स्टोरी बैग को नीचे फेंकते हुए उन सभी को दोबारा से पीटने के लिए रेडी हो चुका था। वो जल्दी से वहाँ पे अपने हेवनली स्पीयर को बाहर निकालते हुए उस सोल्जर से कहता है, तुमसे ये किसने कह दिया कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं? अभी तो ये बस शुरुआत है, अभी तो हमें तुम्हारे पूरे ऑक्टोपस चैम्बर का नामो निशान मिटाना है, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। फैंग की ये बात सुनकर रिंजू भी आगे आकर अपनी सोर्ड को बाहर निकालकर उनकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, मेरा ये साथी बिल्कुल ठीक कह रहा है, और वैसे भी अभी तक तुम लोगों ने अपने सारे टेस्ट हमारे हवाले नहीं किए। हमारा टियालन सेट तब तक किसी को नहीं छोड़ा जब तक वो अपने सारे टेस्ट हमारे हवाले नहीं कर देता। उन लोगों की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ऑक्टोपस चैम्बर के सभी सोल्जर्स को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, और उनका लीडर अपने लोगों को लेकर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो अब फिर अपनी मौत का मजा चखो। और ये कहकर उस सोल्जर ने अचानक से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे रिंजुई के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जहाँ रिंजुई भी अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ उसके सभी हमलों को रोक रही थी बल्कि उसके ऊपर भारी पड़ते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीट रही थी। इसी बीच कुछ सोल्जर्स वहाँ पे फैंग के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ दो सोल्जर्स को तो फैंग ने अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ उठाकर दूर फेंक दिया था, लेकिन जैसे ही तीसरा सोल्जर वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो लीना ने बीच में आकर उस सोल्जर के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे उठाकर अपने साथियों के पास फेंक दिया था। इस फाइट के दौरान निंग्यू की नजर वहाँ पे इन कमजोर गाँव वालों के ऊपर पड़ती है, जो कि उन ड्रेस बॉक्सेस के पीछे झुकते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर निंग्यू भी धीरे धीरे उन सभी गाँव वालों की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ निंग्यू को इस तरह से अपनी तरफ बढ़ते हुए पाकर वो सभी डर के मारे पीछे हटते हुए निंग्यू से कहते हैं, नहीं नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, प्लीज हमारी जान बख्श दीजिए, हम लोग तो बस हमसे मजदूर हैं जिनसे जबरदस्ती यहाँ पे काम करवाया जा रहा था। लेकिन अभी वो गाँव वालों इसी तरह से डर ही रहे थे कि तभी निंग्यू ने अचानक से अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी गाँव वालों की बोली को तोड़ते हुए उन्हें वहाँ पे आजाद करवा दिया था। ये देखकर तो उन सभी गाँव वालों को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाकई आज यहाँ पे कोई उन्हें आजाद करवा रहा है। तभी निंग्यू भी उन्हें वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहती है कि हमारा टियालन सेक्ट मासूम लोगों की जान नहीं लेता, तुम सभी लोग कब आजाद हो तो अपने अपने घरों को जा सकते हो। जिसपे वो सभी गाँव वालों भी खुश होते हुए कहते हैं, क्या वाकई ही? जिसपे निंग्यू भी हमें अपना सर हिला देती है। जो देखा तो वो सभी गाँव वाले जल्दी से वहाँ से भागते हुए अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे थे, लेकिन जाते जाते ही वो सभी लोग जाकर अपनी जगह पे रुक जाते हैं, और वो सभी लोग वहाँ पे तजू के डिसेबल्स की फाइट को बहुत ही गौर से देखने लगे थे, जो कि ऑक्टोपस चैम्बर के लोगों के ऊपर भारी पड़ते हुए उन्हें धीरे धीरे खत्म किए जा रहे थे। ये देखकर वो सभी गाँव वाले अचानक से ही पलटते हुए वापस निंग्यू के पास आकर उसके सामने झुकते हुए उससे कहते हैं, हमारी ही तरह हमारे कुछ और साथियों को भी ऑक्टोपस चैम्बर ने अपना बंदी बना रखा है और जबरदस्ती दिन रात उनसे काम करवा रहे हैं। इवन इन लोगों ने तो हमारे सिटी लॉर्ड को भी नहीं छोड़ा। हम लोग खुशी खुशी अपनी शाहचंग सिटी के अंदर रह रहे थे, और अचानक से एक दिन एक बुरे ख्वाब की तरह ये ऑक्टोपस चैम्बर के लोग यहाँ पे आ गए, जिन्होंने आते साथ ही हमारी पूरी सिटी के ऊपर कब्जा करते हुए इस पूरे के पूरे डिजर्ट एरिया को भी अपना बना लिया। असल में आज से कुछ 1000 साल पहले ऑक्टोपस चैम्बर का लीडर रेगिस्तान में कहीं खो गया था, और उस समय हमारे सिटी लॉर्ड ने उसे बचाते हुए उसकी मदद की थी, लेकिन तब उसकी नजर हमारे टेस्ट के ऊपर पड़ी थी, जिन्हें देखते ही उसके मन में लालच जाग उठा था, जिसके बाद उसने हमारी पूरी सिटी के ऊपर हमला करते हुए उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था और हमें हमारी मदद करने का ये सिला दिया। अब उन गाँव वालों की कहानी सुनकर तो हम देखते हैं कि निंग्यू को भी उन सभी के लिए वहाँ पे काफी ज्यादा
बुरा लग रहा था। उनके सिटी लॉर्ड ने तो बस एक मुसाफिर की मदद की थी, लेकिन उस मुसाफिर ने ही उनकी मदद के बदले में उनकी सिटी की ऐसी हालत कर दी थी। उन सभी की ये बातें सिर्फ रिंजू ही नहीं बल्कि बाकी सभी भी सुन रहे थे, और ये सुनकर रिंजू के साथ साथ बाकी सभी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। इवन रिंजू तो गुस्से से वहाँ पे उन लोगों को मारते हुए कहती है, तुम लोगों ने किसी की मदद का यह सिला दिया, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को तो मौत के घाट उतार देना चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग हमसे क्या कह रहे थे, ये सारे के सारे टेस्ट तुम्हारे हैं। तुम सभी लोग तो अपने लीडर से भी ज्यादा घटिया हो, जो कि किसी की सिटी और किसी के टेस्ट के ऊपर कब्जा करते हुए उन्हें इतने कॉन्फिडेंट के साथ अपना बता रहे हो, जैसे इस सब के ऊपर तुम्हारा ही हक हो। लिंगजुई की ये बात सुनकर वो सोल्जर उल्टा वहाँ पे उसे ही बुरा भला बोलते हुए कहता है, तो क्या हो गया अगर हमने सिटी के ऊपर कब्जा किया भी था, तो ये तो दुनिया का दस्तूर है, कमजोर लोगों के ऊपर ताकतवर लोग राज करते हैं, और हमने भी बस यही किया और आगे भी यही करेंगे। ये कहकर वो सोल्जर वहाँ पे अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए उन लोगों से कहता है, साथियों ये हमारे मकसद के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, इन सभी को यहाँ पे मौत के घाट उतार दो। अब अपने लीडर की ये बात सुनकर वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर रिंजुई अपने स्वॉर्ड के अंदर अपने स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करते हुए उन लोगों से कहती है, तो तुम लोग खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझते हो, आई मैं यहाँ पे तुम लोगों को ताकत से भी आगे की एक चीज दिखाती हूँ। और ये कहकर रिंजुई ने अपनी फ्लाइंग विंग्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के सभी सोल्जर्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिससे भी बेचारे वो सभी लोग वहाँ पे संभल पाते। उससे पहले हाउजियान ने वहाँ पे अपने असोरा पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ऊपर से वहाँ पे उन सभी के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे बेचारे वो सभी सोल्जर्स मिलकर बहुत ही मुश्किल के साथ रोक रहे थे। जो देखकर लीना भी वहाँ पे अपनी पॉइजनस पावर को रिलीज करते हुए उन सभी से कहती है, मैं तुम सभी को मारने से पहले तुम सभी को अपनी गलती का एहसास जरूर से दिलवाऊंगी। और ये कहकर लीना अपने पॉइजनस बटरफ्लाइज का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर हमला कर देती है, जो कि जैसे ही उन सभी के साथ जाके टकराती है तो उन सभी की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन अभी एक और अटैक बाकी था, जो कि कोई और नहीं बल्कि फेंग ही करने वाला था। फेंग बहुत तेजी के साथ अपने स्पीड को लेकर उन सभी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपने स्पीड के एक ही खतरनाक अटैक के साथ उन सभी के सभी सोल्जर्स का खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। जिन्हें मारने के बाद वो सभी लोग वहाँ पे एसएसटजू को ग्रीट करते हुए उनसे पूछते हैं, एसएसटर अब आगे क्या करना है, जिस पे एसएसटजू भी कोल्ड टून में उन्हें वहाँ पे आदेश देते हुए कहते हैं, सभी को खत्म कर दो, ऑक्टोपस चैम्बर का कोई भी मेंबर जिंदा नहीं बचना चाहिए। एसएसटजू कैसा कहते ही हम देखते हैं कि उनके सभी रिसर्वर्स वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अलग अलग दिशा की तरफ निकल जाते हैं ऑक्टोपस चैम्बर के लोगों को ढूंढ कर मारने के लिए। जबकि उन सभी लोगों को यह आदेश देने के बाद एसएसटजू खुद भी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद वो पलट कर वहाँ पे ऑक्टोपस चैम्बर वाले मेंशन को ही देखने लगे थे, जिसे देखते हुए एसएसटजू के फेस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। और तभी हमें वहाँ पे ऑक्टोपस चैम्बर के मेन हल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ ऑक्टोपस चैम्बर के मेंशन की मेन हल वाली दीवार वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही उस बोने मास्टर का ध्यान भी उसी तरफ चला गया था, और उस दीवार को तोड़ते हुए उसके अंदर से निकल कर आते हैं एसएसटजू। जहाँ एसएसटजू की ऐसी कमाल की एंट्री को देखकर तो वो बोना भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था, लेकिन वो बोना मास्टर वहाँ पे एसएसटजू से कुछ भी पूछ पाता उससे पहले ही एसएसटजू अचानक से वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हैं, जहाँ सिर्फ उनकी आंखें खोलने पर से ही इतना ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम ऑर्डर रिलीज होता है कि वो बोना मास्टर भी अपनी जगह से खिसकते हुए पीछे चला गया था। जो देखकर तो वो बोना मास्टर भी वहाँ पे हैरान होकर एसएसटजू से सवाल करते हुए पूछता है, कौन हो तुम और तुम्हारा यहाँ पे इस तरह से आने का मकसद क्या है। लेकिन ये कहते कहते ही वो बोना मास्टर खुद ब खुद ही वहाँ पे चुप हो गया था, और एसएसटजू को गौर से देखकर वहाँ पे हैरानगी से कहता है, क्या तुम जू यंग हो। अब उस बोने मास्टर की ये बात सुनकर बनने को वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए एसएसटजू से कहता है, बॉस ये घटिया चूहा तो बात भी कर सकता है। बनने करो की ये बात सुनकर वो बोना मास्टर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उसे कहता है, घटिया करो ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम जानते भी हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं हूँ ऑक्टोपस चैम्बर का महान लीडर। लेकिन एसएसटजू वहाँ पे उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कोल्ड टून में उससे पूछते हैं, क्या वीटी एंड डाउली को वो फॉर्मेशन बनाना तुमने सिखाया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें डीप यूनिवर्स की एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इमोर्टल मास्टर बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए अपने इमोर्टल स्पिरिट पैलेस की तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसे वहाँ पे एहसास होता है कि कोई वहाँ पे उसका पीछा कर रहा है, और ये एहसास होते ही वो पलट कर पीछे देखते हुए वहाँ पे पूछता है कि कौन है, कौन मेरा पीछा कर रहा है। ये कहकर वो इधर उधर देखते हुए अपने पीछा कर रहे इंसान की तलाश करने लगा था, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता। पर जब वो पलट कर दोबारा अपने सामने देखता है तो उसे वहाँ पे चाओ फेंग और लिंगजू दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर तो उसे काफी बड़ा झटका लगता है। और तभी चाओ फेंग वहाँ पे कोल्ड टून के साथ उससे सवाल करते हुए पूछती है, तो तुम हो वो इमोर्टल मास्टर जो टियानन सेट को खत्म करना चाहता है। जिसपे वो इमोर्टल मास्टर भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ वो मैं ही हूँ, क्या बिगाड़ लोगे तुम लोग मेरा। उस इमोर्टल मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फेंग वहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि जो भी हमारे टियानन सेट को डिस्ट्रॉय करने की सोचेगा मैं इस डीप यूनिवर्स के अंदर से उसका नामो निशान मिटा दूंगी। और ये कहते हुए चाओ फेंग ने गुस्से से वहाँ पे अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को भी बाहर निकाल लिया था, जिसके साथ ही हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको